हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है पुलकित शर्मा। मैं आपको जजमेंट राइटिंग का टॉपिक कवर अप कराऊंगा और हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा भी की थी इंट्रोडक्शन, जो इस टॉपिक है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। और मैंने बताया भी था आपको कि जजमेंट राइटिंग में सिविल और क्रिमिनल दोनों पेपर्स में पूछा जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि वो पेपर सिर्फ जजमेंट राइटिंग तक सीमित नहीं है, इनके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल की। देखिए, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग पढ़ने के लिए हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। चार्ज फ्रेमिंग, क्या पढ़ना है? सबसे पहले चार्ज फ्रेमिंग। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें जजमेंट राइटिंग। ठीक है। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेल ऑर्डर। कौन सा? बेल ऑर्डर। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है चार्ज फ्रेमिंग। देखिए, चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग पढ़ने के लिए हमें 2 सब्जेक्ट की नॉलेज होना अति आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? आईपीसी और एक सीआरपीसी। कौन सा? आईपीसी और सीआरपीसी। तो आईपीसी तो सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। वो हमें बताएगा कि ये अपराध किया है, मतलब फैक्ट आएंगे, फैक्ट के आधार पे हमें पकड़ना है आईपीसी का कौन सा अपराध हुआ है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? सीआरपीसी एप्लीकेबल करनी है, दैट इज प्रोसीजरल लॉ, कि भाई रियल में चार्ज कैसे फ्रेम होता है और रियल में जजमेंट राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो आईपीसी के लिए तो भाई ठीक है, सब कुछ क्लियर है कि अपराध दे रखा है, उसके डेफिनेशन के अंदर फैक्ट पूरा फिट हो रहा है, मतलब जो डेफिनेशन के एलिमेंट है उसमें वो जो एग्जाम पेपर में जो फैक्ट दिए हैं वो फिट हो रहे हैं। उसके बाद ऑफेंस पकड़ लो और जो ऑफेंस बनता हो वो लगा दीजिए। जैसे चोरी की हुई है तो चोरी दे रखी है, 378 में डिफाइन है, तो डेफिनेशन के पूरे एलिमेंट पूरे हो रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है फैक्ट उन क्या। तो देख लीजिए 379 वाली चोरी है, 380 वाली है, या 381 वाली है, या 382 वाली है। तो वो आपको क्वेश्चन पेपर में जो फैक्ट हैं उनको देखने के बाद आपको पकड़ना है। चोरी है तो चोरी किस प्रकार की? सिंपल है, हाउस के अंदर की हुई है सर्वेंट द्वारा, या आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग हर्ट के साथ थेफ्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सब्सटेंटिव लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ की बात करें, मतलब दैट इज सीआरपीसी। तो जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे, जजमेंट राइटिंग लिखेंगे, तो उसमें आपको कुछ चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, एक तो सेक्शन 211 ऑफ सीआरपीसी, एक शेड्यूल 1 की नॉलेज होना और एक शेड्यूल 2 की। और शेड्यूल 2 की भी किसकी? फॉर्म नंबर 32 की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला? सेक्शन नंबर 211 जिसमें चार्ज के बारे में बताया गया। शेड्यूल 1 में हमें यह देखना है कि किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। शेड्यूल 2 में कौन सा? फॉर्म नंबर 32, चार्ज का फॉर्मेट कैसा होगा, चार्ज का फॉर्मेट कैसा होगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सीआरपीसी में कहीं पर भी जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट नहीं बता रखा। क्या नहीं बता रखा? फॉर्मेट नहीं बता रखा। सीआरपीसी में सेक्शन 354 में कंटेंट्स ऑफ जजमेंट राइटिंग बता रखा है कि जजमेंट राइटिंग में क्या क्या दिखना चाहिए, तो वो बता रखा है 354 में, जो कि वो भी अधूरा है, पूरा नहीं है। जजमेंट राइटिंग का पूरा फॉर्मेट मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है। चार्ज का भी मैं, और जो चार्ज का फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म नंबर 32 में, वो भी अधूरा है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा चार्ज का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 211 पढ़ेंगे। और सेक्शन 211 से भी पढ़ने से पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज की परिभाषा क्या है।
क्योंकि चार्ज की परिभाषा जो सीआरपीसी में लिखी हुई है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। उसने तो सिंपल सा इतना लिखा है चार्ज इंक्लूड्स वन हेड और मोर देन वन हेड, तब भी समझ में नहीं आया चार्ज होता क्या। तो चार्ज की डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम एक बार बेयरएक्ट देखेंगे, फिर उसमें शेड्यूल 1 की चर्चा करेंगे और शेड्यूल 2 की भी चर्चा करेंगे। चलिए बेयरएक्ट देखते हैं हम। देखिए सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। ये कहना चाह रहा है क्लॉज 1 कि जब भी आप किसी भी अपराधी पर चार्ज लगाएंगे, किसी भी अक्यूज्ड पर क्या लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे, तो आपको ऑफेंस बताना पड़ेगा कि किस ऑफेंस का आप चार्ज लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे चोरी किए तो चोरी का चार्ज बताइए, एक्सटॉर्शन किया तो एक्सटॉर्शन का, रॉबरी, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, रेप, डिफेमेशन, जो भी आप चार्ज बनाना चाह रहे हैं उसका आप चार्ज बताएंगे। एक चीज देखिए, ये याद रखिए, चार्ज हमेशा किसमें फ्रेम होते हैं, किसमें फ्रेम होते हैं, वारंट केसेस में। समन में सिर्फ एक्यूजेशन पढ़ के सुना दिया जाता है, पर्टिकुलर ऑफ एक्यूजेशन पढ़ के सुना दिया जाता है। चार्ज तो हमेशा किसमें फ्रेम होते हैं, वारंट मामलों में। ठीक है, तो सेक्शन 211 का पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी जो अपराध आप जो भी अपराध है जिसका आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, अक्यूज्ड को बताइए कि ये अपराध किया है, आपके जो फैक्ट जो आपने कृत किया है, एक्ट किया है, उसके आधार पे पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ आईपीसी बनता है, तो वो आप बताइए। ठीक। दूसरी चीज, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस gives it any specific name, the offense may be described in the charge by that name only। यदि जिस भी एक्ट के अनुसार आप जिस किसी भी एक्ट के अनुसार आप चार्ज लगा रहे हैं, यदि उस एक्ट ने उस अपराध का पर्टिकुलर कोई नेम दिया है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। जैसे आईपीसी में सारे अपराध डिफाइन है ना, चोरी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, तो जिनका भी आप चार्ज लगाना चाह रहे हैं बताओ कि भैया आईपीसी के अनुसार ये अपराध है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged। इसका मतलब है यदि जिस ऑफेंस में आप चार्ज बना रहे हो, जिस ऑफेंस में आप क्या कर रहे हो, चार्ज बना रहे हो, उसने उसका नाम तो दिया नहीं पर ऑफेंस परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो आप ऐसा करो, डेफिनेशन वाले पॉइंट्स लिख दीजिए उस चार्ज में, डेफिनेशन वाले पॉइंट्स लिख दीजिए उस चार्ज में। तो उससे क्या होगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑफेंस किया है इस व्यक्ति ने। जैसे SC/ST एक्ट में, अब SC/ST एक्ट में सेक्शन 3 लगाते हैं, वो डिफाइन तो किया ही हुआ है नहीं है, तो चार्ज नहीं बनाएंगे कि सेक्शन 3 का, तो अभी बनाएंगे हम सेक्शन 3 का चार्ज। फर्क इतना सा, सेक्शन 3 के जो क्लॉज हैं उसको लिख देंगे, तो वहां डेफिनेशन तो नहीं है पर वहां ऑफेंस बता रखा है, वहां ऑफेंस बता रखा है, ये ऑफेंस है, तो एज इट इज उसके इंग्रेडिएंट्स लिख देंगे सेक्शन 3 के कि भैया आपने ये किया है, उससे हमें ये ऑफेंस लग रहा है, क्योंकि सेक्शन 3 में कोई पर्टिकुलर ऑफेंस तो डिफाइन किया नहीं, 30 लिख दिए एक्ट कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। बोलिए आई बात समझ में? ठीक है। क्लॉज 4, द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। आपको जिस एक्ट के अनुसार अपराध हुआ है उस एक्ट का नाम प्लस उस एक्ट में कौन से सेक्शन के अंतर्गत अपराध हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको, देखिए कैसे। मान लीजिए आपने थेफ्ट का ऑफेंस किया है। किसका किया है? थेफ्ट का ऑफेंस किया है। तो थेफ्ट कहां डिफाइन है? आईपीसी में। और पनिशमेंट कहां दे रखी है उसकी?
379 में। तो आप यदि ए अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है कौन सा 379 का, तो आप बताओगे कि आपने 379 किया है और वो भी किसमें आईपीसी में। बोलो आई बात समझ में। 379 का ऑफेंस क्या है आईपीसी वाला, तो उससे उसको क्लियर होगा। यदि ए ने SC ST का अपराध किया तो आप बताओगे सेक्शन 3 SC ST एक्ट। अक्यूज्ड को आप क्लियर करोगे कि तूने कौन सा अपराध किया है। बोलिए आई बात समझ में, यहां तक तो हमें आई बात समझ में। अब देखिए क्लॉज 5, द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्वलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूएंट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। इसका मतलब है जो भी आप ऑफेंस अक्यूज ने किया है उसका चार्ज बना रहे हो, तो आप ये बताओगे कि ये जो ऑफेंस अक्यूज ने किया है इसने उस ऑफेंस की कंडीशन फुलफिल की है। मतलब किसी ने चोरी की है तो आप बताओगे मूवेबल प्रॉपर्टी है, डिसऑनेस्टली किया है और टेक आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ये बताओगे आपने, जैसे ए ने चोरी की क्या बी की मोटरसाइकिल, तो आप बताओगे ए ने इस तारीख को डिसऑनेस्टली बिना पूछे बी से उसकी मोटरसाइकिल जो कि फलाना मिष्ठान भंडार के बाहर खड़ी थी वहां से लेके चला गया, तो इस प्रकार ए ने क्या किया है चोरी की है। बोलिए आई बात समझ में, ठीक। 6 पॉइंट कह रहा है द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जो भी लैंग्वेज होगी कोर्ट की, जैसे राजस्थान में हिंदी है लैंग्वेज, ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगी। ये जनरल रूल्स क्रिमिनल में बता रखा है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी जिसके अंतर्गत चार्ज और जजमेंट राइटिंग लिखी जाएगी। तो राजस्थान की हिंदी है, जैसे हरियाणा और दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी दोनों है। हो सकता है तमिलनाडु में इंग्लिश और तमिल हो, केरला में मलयालम और इंग्लिश हो, तो वो हो सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और 7th पॉइंट, यदि अक्यूज्ड पहले प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, क्या हुआ है प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, तो आप ये भी बताओगे चार्ज में कि ये पहले इस तारीख को इस न्यायालय द्वारा इस अपराध के अंतर्गत पहले प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है। क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन का यदि आपने चार्ज नहीं बनाया तो उसको अक्यूज को आप एनहेंस पनिशमेंट नहीं दे सकते सेक्शन 75 आईपीसी के अनुसार। बोलो आई बात समझ में नहीं आई, यहां तक तो बात समझ में आई। अब एक प्रश्न जो कि अधिकतर मन में उठता है कि साहब चार्ज की परिभाषा क्या है, चार्ज की परिभाषा क्या है, क्योंकि जो सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लॉज बी में जो दे रखी है चार्ज की परिभाषा, सेक्शन 2 क्लॉज बी में जो दे रखी है वो लिखा हुआ है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, ठीक है। अब इससे डेफिनेशन पूरी हो जाती है क्या हमारी? नहीं, ये तो हमें समझ में ही नहीं है। तो चार्ज की परिभाषा मैं बताता हूं आपको बेसिकली क्या है, तो लिखिए आप लोग, चार्ज मीन्स एन एलिगेशन, चार्ज मीन्स एन एलिगेशन labeled by the court informing the accused about the offense committed by him। मतलब चार्ज क्या है, एक एलिगेशन है जो कोर्ट लगाता है किसके खिलाफ, अक्यूज्ड के खिलाफ, और उसको बताता है, क्या करता है कोर्ट, बताता है कि भैया आपने ये अपराध किया है जिसकी हम ट्रायल करेंगे। तो क्योंकि अक्यूज्ड को आप चार्ज क्लियर नहीं करोगे तो वो अपना डिफेंस कैसे रखेगा भाई, वो डिफेंस भी तो उसी अनुसार रखेगा जिस अनुसार उसके खिलाफ चार्ज होगा। आई बात समझ में? ये तो आई बात समझ में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई चार्ज और जजमेंट राइटिंग में जो मैंने बोर्ड पे चर्चा भी करी थी कि भाई 211 चार्ज की परिभाषा समझना जरूरी है चार्ज फ्रेमिंग के लिए, और चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग के लिए सेक्शन 211 क्लियर होना चाहिए, वो मैंने भी आपको बताया, और साथ ही साथ शेड्यूल 1 क्लियर होना चाहिए,
और शेड्यूल 2 का फॉर्म नंबर 32 क्लियर होना चाहिए। तो शेड्यूल 1 में क्या क्लियर होना चाहिए वो देखना अति आवश्यक है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या, देखिए देखिए ये तो आप सभी को क्लियर है क्या कि जो अपराध हमने किया है तो कभी भी चार्ज हम पे उसके डेफिनेशन क्लॉज का नहीं लगता है, हम पर उसका डेफिनेशन क्लॉज का नहीं लगता है। हम पर चार्ज किसका लगता है, जो ऑफेंस दे रखा है। जैसे 378 में डेफिनेशन दे रखी है थेफ्ट की, चोरी की, पर चार्ज हम पे 379, 380, 381, 382 वाला लगता है। मर्डर किया है तो 300 में मर्डर डिफाइन है, पर चार्ज हम पर किसका लगेगा, पनिशमेंट वाला, 302 वाला। तो देखिए शेड्यूल 1 में एक कितने कॉलम दे रखे हैं, 6 कॉलम। कितने कॉलम, 6। एक सेक्शन का, एक ऑफेंस का, एक पनिशमेंट का, एक कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का, बेलेबल नॉन बेलेबल का, और बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल। हिंदी में भी बता देता हूं मैं लगे हाथ। धारा, अपराध, दंड, संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानतीय या गैर जमानतीय, अजमानतीय बोल लीजिए, या किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो देखिए, तो जब भी हम चार्ज फ्रेम करते हैं, जजमेंट राइटिंग लिखते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें क्या क्लियर होनी चाहिए, किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। यदि हमने कोर्ट ही गलत लिख दिया चार्ज फ्रेम करते समय और जजमेंट राइटिंग लिखते समय, तो हमारे नंबर वहीं कट जाएंगे। जैसे बेल के लिए कौन सा कोर्ट है, वो तो सेक्शन 436, 437 और 438 ऑफ सीआरपीसी में बता रखा है कि कौन सा कोर्ट होगा, पर अपराधों के लिए शेड्यूल 1 में बता रखा है। देखिए, तो शेड्यूल 1 में 2 टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 में तो आईपीसी वाले अपराध, और टेबल नंबर 2 में आईपीसी के अलावा वाले जो अपराध हैं उनके बारे में बताया गया। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जैसे थेफ्ट 379 में दे रखा है, थेफ्ट दे रखा है, सजा दे रखी 3 साल उससे अधिक, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। देख रहे हैं आप, जैसे राजस्थान में ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट से मतलब है यहाँ थेफ्ट का ऑफेंस कौन ट्रायल करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, टेंट और वेसल 380 में दे रखा है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल कौन, एनी मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जैसे एमपी में सेकंड क्लास हो सकता है। थेफ्ट बाय क्लर्क, सर्वेंट इन पोजेशन ऑफ मास्टर और एम्प्लॉय, किसके द्वारा, वही डिटो लिखा हुआ है, एनी मजिस्ट्रेट। तो जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे, जब आप क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे, तो सबसे पहले जो एग्जामिनर है वो क्या चेक करता है, इसने कोर्ट सही भी लिखा है नहीं लिखा, मतलब इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉमा जयपुर। यदि आप थेफ्ट के ऑफेंस में इन द कोर्ट ऑफ सेशन जयपुर कर देंगे तो वहीं गलत हो गया भाई। ट्रायबल द्वारा क्या है, एनी मजिस्ट्रेट, जो कि राजस्थान में कौन है, जेएम फर्स्ट क्लास। हो सकता है कुछ मामलों में सीजेएम भी ले लेता हो अपने पास। आई मेरी बात समझ में। अब ऐसे देखेंगे हम मर्डर का, मर्डर का देखिए मर्डर 302 मर्डर, डेथ और एलआई एंड फाइन, कॉग्निजेबल, नॉन में कोर्ट ऑफ सेशन। तो यदि आप मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं और चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग में कोर्ट ऑफ सेशन की जगह जेएम लिख रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर वहीं कट जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको, एक बार पैटर्न समझाता हूं कैसे। देखिए अभी बताता हूं आपको, ध्यान से देखना अभी, है ना, तब आपको समझ में आएगा। जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट में लिखते हैं हम क्या, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। या मर्डर का कर रहे हैं, मतलब
हमें कोड पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, शेड्यूल 1 का 6 नंबर की टेबल, या फिर हम मर्डर की कर रहे हैं तो इन द कोर्ट ऑफ सेशन। बोलिए आई बात समझ में? नहीं आई? आई या नहीं आई? यहां तक तो आई बात समझ में हमारे, कि हमें सबसे पहले कोर्ट सही बताना है, फिर आगे चलेंगे। बोलो आई बात समझ? कोर्ट ही गलत हो गया तो शुरुआत ही गलत हो गई। बोलिए आई बात समझ में नहीं है? तो शेड्यूल नंबर 1 में ये हमें जानना जरूरी है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अपने एग्जाम में आईपीसी वाले अपराध ही वो लोग जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग में पूछेंगे, दूसरे अपराध नहीं पूछेंगे। पर तब भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम टेबल शेड्यूल 1 की टेबल नंबर 2 भी देख लेते हैं। देखिए अभी बताता हूं आपको। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉ अदर देन आईपीसी। मान लीजिए कोई अपराध है, वो डेथ, एलआई और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर से ज्यादा पनिशेबल है, तो उसकी ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। 3 से 7 साल का अपराध है तो उसकी ट्रायल कौन करेगा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और 3 साल से कम का अपराध है तो कौन करेगा? एनी मजिस्ट्रेट। बोलो आई बात सुन। तो चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग में सबसे पहले कोर्ट ही देखा जाता है। तो आईपीसी के केस में टेबल नंबर 1 देखनी है और आईपीसी के अलावा वाले अपराधों में टेबल नंबर 2 देखनी है। तो एग्जाम में तो हमारे टेबल नंबर 1 ही से संबंधित सवाल आएंगे। बोलिए आई बात समझ? तो ये तो हमें क्लियर हुआ शेड्यूल 1 से। फिर देखते हैं शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्म नंबर 32। देखिए फॉर्म नंबर 32